अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की मंजर-ए-आम पर आने वाली रिपोर्ट ने हमने देखा कि मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक नई हलचल मचा दी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि हम सुरखरू हो गए, जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत का जो असल चेहरा था वो बेनकाब हो गया, हुकूमत के चेहरे से निकाब हट गया। लेकिन नाजरीन, हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। सियासी जमातें अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को भी अपने हक में इस्तेमाल करने का जो हुनर है वो बाखूबी जानती हैं। इसके अलावा आज हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने भी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि गैर कानूनी फंडिंग लेने के इल्जाम में इमरान खान साहब मुस्ताफी हूं। साथ में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया का भी अब इम्तहान शुरू हो चुका है। हमने देखा कि सख्त अल्फाज में उन्होंने इमरान खान पर तनकीद भी की। इसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें परवेज रशीद और मरियम नवाज जो हैं वो सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की जा रही है। इस पर आज हमने देखा कि मरियम नवाज से एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो मरियम नवाज ने ना सिर्फ ऑडियो असली होने का एतराफ़ कर लिया, बल्कि माजरत तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि मुझसे बासरत की जाए, मेरी फ़ोन मेरी प्राइवेट कॉल की रिकॉर्डिंग की गई है। क्या वाकई मरियम नवाज की ये कोई ज़ाती गुफ्तगू थी और क्या उनसे माजरत की जानी चाहिए साफियों की इस अंदाज में तस्लील करने पर? इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज दीगर भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान साहब की जानिब से आज हमने देखा कि एक बयान सामने आया जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि अगले जो 3 माह हैं वो अहम हैं और साथ साथ उनकी जानिब से आज एतराफ़ किया गया कि जो एहतसाब है उसमें हुकूमत को नाकामी हुई है। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज बिलावल ने भी पीडीएम से पहले जो लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान कर दिया है, तारीख भी दी है। तो ये होने क्या जा रहा है और इमरान खान साहब को क्यों लग रहा है कि अगले 3 माह जो हैं वो इंतहा हमें बहरहाल सारे मामलों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मियां हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब आपका। और इसके साथ साथ मुबशिर बुखारी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आगाज मुबशिर बुखारी साहब अगर आपसे करें तो ये इलेक्शन कमीशन की जब से हमने देखा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, सियासत में तो जैसे हलचल मच गई है। हर दिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है, ऑपोजिशन अपनी जीत का दावा कर रही होती है। तो सर, आपको नहीं लगता कि अभी तो हतमी फैसला आना बाकी है? हतमी फैसला आने दीजिए, फिर अपनी जीत का जश्न मनाए। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया। यार्डस्टिक्स बुनियादी तौर पे एक होनी चाहिए हर मामले के लिए। हतमी फैसला यकीनी तौर पे आना है, लेकिन जो इनिशियल इंडिकेशंस हैं फैसले की या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसमें ये कहा गया है कि वो इरेगुलरिटीज तो पाई गई हैं। हाँ, वो किसी भी लेवल की हों। तो एक मामला तो ये हो गया, लेकिन ये जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है पॉलिटिकल, इसके पीछे सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए पहले आई खबरें के मियां नवाज शरीफ, बल्कि हम स्टार्ट होते हैं केपी इलेक्शन से। केपी इलेक्शन में जेयूआईएफ की जो वहां से मेजोरिटी सीट जीतना थी, जिससे ये नतीजा अखज किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर लूजिंग ग्राउंड पे खड़े हैं। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी की क़यादत को तब्दील किया। अब फिर इलेक्शन कमीशन में ही उन्होंने दरखास्त दी कि जनाब अली आप मई में ले जाए सेकंड फेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इलेक्शन इन केपी, जो कि नहीं मानी गई। और लेकिन तारीख फिर भी एक्सटेंड हो गई। जो 18 या 19 जनवरी को होने थे वो अब 27 मार्च को होंगे, रमजान से कुछ दिन पहले। एक तो वो हुआ, उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी की बातें, और फिर उसी दरमियान डील की बातें, और डील के लिए आईएसपीआर को आके बाकायदा वजाहत करना पड़ी। और उसके साथ साथ फिर ये इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस जारी की। ये बात ठीक है आप वाली। और ये तीनों चूंकि ऊपर तले एपिसोड्स आ रही हैं, इसलिए यकीनी तौर पे माहौल गर्म हो चुका है सियासी। और ऐसी सूरत हाल में ही आज आपने बिलावल का भी सुन लिया। उन्होंने इमरान खान साहब ने भी बयान दे दिया कि अगले 3 माह जो है वो इंतहाई अहम है। जी बिल्कुल, इसीलिए अहम है कि मार्च में ही आप एक्सपेक्ट करेंगी पंजाब के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। मार्च में ही आप पीडीएम का लॉन्ग मार्च जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। उसके बाद फरवरी में
तारीख आज बिलावल ने दे दी। 27 साथ पर। साथ आपको जी, जी। और सेकंड राउंड ऑफ लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं 18 अजला में, 17 अजला में केपी में। और वो अजला ऐसे हैं जहां पे सवात और एक दो डिस्ट्रिक्ट से हटके बाकी जगहों पे JUIF और PMLN जो है खसूसी तौर पे हजारा डिवीजन में या मालाकंड डिवीजन में वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए यकीनी तौर पे अहम है। अगर आप देखें तो आज बिलावल ने अनाउंस किया कि जनाब हम इन हाउस चेंजेस, इन हाउस प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले बिलावल या पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी ये कहते रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं। आज वो शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। यही बात PMLN कर रही है। अगरचे वो तहरीक अपनी अलग-अलग चलाएंगे, लेकिन कम से कम इलेक्शन के मामले पे वो एक पेज पे आ चुके हैं। और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, जो बैक टू बैक चीजें सामने आ रही हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया। मियां साहब, आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब क्यों समझते हैं कि अगले 3 माह जो हैं वो इंतहाई अहम हैं? क्या होने जा रहा है अगले 3 माह में, आपको क्या लगता है? देखिए, सियासी तौर पर मुझे तो जो पाकिस्तान की इंटरनल सियासत है इसमें तो कोई बड़ा कोई इतना मामला नजर नहीं आता। अच्छा। TDM ने जो ऐलान किया है कि वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे, और उसमें भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से सोलो फ्लाइट का ऐलान कर दिया, इसके बाद तो यहाँ पे इमरान खान को कोई खतरा मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो परेशान हो। लेकिन मुझे लगता है कि बैरूनी सतह से कोई मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से वो अगले 3 माह को अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान पर काफी दबाव है मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कुव्वतों का, और हर ताकत जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक तल्लुक है पाकिस्तान के इंटरनल हालात का, तो मेरा ख्याल है इमरान खान को सत्ते कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और पूरी तरह उनके साथ है। वो कल आपने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है। उसके बाद PDM का एक खौफ था, लेकिन वो एक पेज पर हमें नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो लॉन्ग मार्च उन्होंने करना था उसको वैसे डिक्लेयर कर दिया है कि वो कहते हैं कि हम 27 फरवरी को शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि सारा अपना अपना खेल खेलना चाहिए, लेकिन ना तो अदम इत्मीनान की ऐसी सूरत हाल में नजर आती है। अच्छा। जो है वो आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। हालांकि महंगाई और बाकी सूरत हाल जो है बेरोजगारी वो अरूज पर है। बिल्कुल जो है ये अपोजिशन की पार्टियों की टांगों में जान नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई खतरा है। तो ये 27 फरवरी से मज़ार कायद से इस्लामाबाद मार्च का जो बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है, ये वाकई करेंगे या आपको लगता है कि उसी तरीके से जैसे PDM तारीखें एक्सटेंड करती जा रही है, पीपल्स पार्टी भी यही करेगी? और ऐसे मौके पर क्यों ख्याल आ गया बिलावल भुट्टो को लॉन्ग मार्च का? लॉन्ग मार्च मैं बता रहा हूँ कि उनको इसलिए ख्याल आया कि वो PDM से बाजी लेना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। लॉन्ग मार्च से कबल अपना लॉन्ग मार्च रखकर उन्होंने साबित किया है कि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। अच्छा। लेकिन असल जो है वो जिस तरह उन्होंने पहले इस्तीफे वाले मामले पे अलग ही इख्तियार करके इनको सबको जो है वो इनके एहतजाज को खत्म कर दिया था और वो सारी तहरीक ही खत्म हो गई थी। आज तक वो दोबारा जो है वो तहरीक नहीं बन पाई और एहतजाजी सियासत वही खत्म हो गई। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि फैसिलिटेट किया है पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, और वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, तो हालात इस किस्म इस तरफ न चले जाए कि इनको इलेक्शन पोस्टपोन करने की तरफ जाना न ले जाए। जो पीपल्स पार्टी कहती है कि बरबत इलेक्शन और वो तैयारियों में भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं। वो सही मुस्लिम लीग न्यूज जो है वो ढीलों के चक्रों में है कि किसी तरीके से हमारी लीडरशिप वापस आ जाए और हमारे साथ हमें जो हेड मिल जाए ग्रीन सिग्नल। सर, ये डील की जो तरदीद हुई है दूसपिंडी की तरफ से, ये आपको नहीं लगता कि डील की तरदीद से अब ओपोजिशन की उम्मीदें टूट नहीं गई है? अभी भी उम्मीदें बाकी हैं? देखिए, बाहर तो टूट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी ऐसे नहीं होता। अगर ISPR के या किसी भी अदारे से अगर कोई बातचीत चल रही हो तो क्या वो इस चीज का इकरार करेंगे कि हमारे साथ बातचीत चल रही है?
अच्छा। अगर बातचीत चल भी रही हो तो कोई इस अंदाज में नहीं होता कि उसको ओपन किया जाए, तो कुछ मामला कहीं और होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ऐसे मामला चल रहे हैं। मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन ये है कि राब्ते जरूर हुए हैं, पता नहीं किस सतह पर हुए हैं। और अच्छा, आप ये खबर दे रहे हैं कि राबिते हुए हैं? लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से था कि हमारे 25 बातें गिरी हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको पेश करना पड़ेगा। सही। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, ये अभी मियां हबीब साहब कह रहे हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन में है कि राबिते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है वो नहीं मान रहे। तो सर आपको क्या लगता है, ये अभी पिछले दिनों बैक टू बैक जो बयानात सामने आए, अयाज सादिक साहब ने, फिर मरियम नवाज साहबा के खुद ऐसे बयानात, फिर नवाज शरीफ साहब का खुद एक तकरीब में ये कहना कि मैं बहुत जल्द आवाम के बीच में होऊंगा। और जाहिर है आवाम के बीच में वो ऐसे तो नहीं होंगे ना, कहीं से तो श्योरिटी मिलेगी, अदरवाइज तो मामलात उनके लिए ठीक नहीं है। तो सर क्या लगता है आपको, आसिफ अली जरदारी का भी इसी दौरान कुछ दिन पहले एक बयान आया कि हमसे फार्मूला मांगा जा रहा है, जिसकी बड़ी सख्ती से तरदीद भी आई। तो क्या सिनेरियो चल रहा है, आपको लगता है बैकडोर कोई चीजें चल रही हैं ऐसी? देखिए, अगर आप मैकेनिक्स देखेंगे ना इस तरह की नेगोशिएशंस की, तो उसमें मिलिट्री लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व कभी भी नहीं होती। मियां साहब ठीक फरमा रहे हैं। हमने बड़ी ऐसी ही नेगोशिएशंस को देखा है, कवर किया है, खबरें दी हैं, ब्रेक की हैं खबरें। उसमें जो हैं जो एक्टर्स यूज होते हैं वो हटके इस्तेमाल होते हैं। माजी में भी इस तरह होता रहा है और अभी भी मुझे भी इस की बड़ी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि राबते जरूर हुए हैं और वो ये नून लीग की तरफ से राबिते हुए हैं? ऐसे ऐसे रवाबत हमेशा याद रखिएगा सिविलियंस के जरिए ही होते हैं और कभी भी ऐसे रवाबत की तस्दीक ऑफिशियली नहीं की जाती, ना ही पार्टीज की जानिब से और ना ही जिम्मेदारों के साथ बात हो रही होती है। यही वजह है कि आप देखिए आज तक जब भी अगर कोई किसी पीएमएलएन वाले ने कंफर्म किया है तो उन्होंने नाम नहीं बताया कि जनाब किसके राब्ते हुए, राब्ता कार कौन था, कौन सा एमिसरी भेजा गया था। तो ये हमेशा इसे हम बैकडोर डिप्लोमेसी के नाम से याद करते हैं, कहते हैं, बुलाते हैं। सर डीजीआईएसपीआर ने जब आगे कहा कि ये डील की जो बात करता है, फिर उससे पूछा जाए कि मुहर्रिकात क्या हैं, आपके पास एविडेंस क्या हैं, ये सवालात उनसे पूछने चाहिए। तो उसके बाद आपको नहीं लगता ये डिस्कशन खत्म हो जानी चाहिए? जी देखिए, आईएसपीआर बिल्कुल ऑफिशियल लेवल पे तो इस तरह की कोई बात नहीं है और अगर किसी अथॉरिटी ने किसी को एमिजरी बना के भेजा हो तो आईएसपीआर उसको कंफर्मेशन का तो जिम्मेदार नहीं है। आईएसपीआर जो है, तो जरदारी साहब से भी आपको लगता है फिर फार्मूला मांगा गया है? जरदारी साहब ने बहुत अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा हमसे रवाबत की कोशिश की जा रही थी और हमने कहा जी हम आपसे उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं करेंगे जब तक आप जिसको लाए हैं उसको बाहर नहीं निकालते। तो उनसे फार्मूला जो है वो यकीनी तौर पे मांगा गया। आप ये बिलावल के लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे तो यकीनी तौर पे चूंकि जाती तौर पे बिलावल के हवाले से मुझे मालूम हुआ कि उन्हें यकीन है कि 2022 जो है वो इलेक्शन ईयर है और चूंकि पंजाब जो है वो सबसे बड़ा इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, चूंकि यहाँ पे आप 148 नशिस्तें हैं और पीपल्स पार्टी यहाँ से पिछली दफे 5 और उससे पहले 2 यानी 2013 में 2 और उसके बाद 5 नशिस्तें लेके गई है। तो यहाँ से जब तक वो कोई स्ट्रेंथ हासिल नहीं करती वो हुकूमत बनाने का नहीं सोच सकती। तो बिलावल ने लॉन्ग मार्च जो शुरू किया है इसके पीछे 2 टारगेट है। एक तो हुकूमत को जरा नर्व करना, लेकिन सबसे अहम जो बात है वो अपना जो वर्कर और लीडर्स, आप अगर पीटीआई की लीडरशिप देखें पंजाब में तो मोस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इवन केपी में भी। तो वो अपने वोटर्स और जो लीडर्स कोई फायदा आपको लगता है सर होगा लॉन्ग मार्च का? पहले पीडीएम ने भी तो बड़े बड़े जलसे जुलूस किए, फिर हमने देखा कि पीडीएम का भी फिर
कोई नामो निशान नहीं रहा। बहरहाल खुद से एक्टिव दोबारा से होने की बात हो रही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आज मियां साहब हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की और ये जो परवेज रशीद साहब हैं उनकी एक ऑडियो मंजर आम पर आई और जाहिर है उसके हवाले से जब उसमें नून के रहनुमाओं से सवाल किया जाता था तो वो कहते थे अभी तो फॉरेंसिक नहीं हुआ इस ऑडियो का। आज मरियम नवाज साहिबा ने ना सिर्फ उस ऑडियो को तस्लीम किया कि हमारी थी, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि मेरा फोन टेप करने पर मुझसे ही माजरत की जाए। साफियों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो सर क्या लगता है आपको, ये ढटाई से कहें या फिर क्या कहा जाए? मियां हबीब साहब आप सुन सकते हैं? ठीक है, मियां हबीब साहब से राबिता करने की कोशिश करेंगे। मुबशिर बुखारी साहब, यही सवाल मैं अगर आपकी तरफ लेकर आऊं तो ये मरियम नवाज साहब का एतराफ़ करना और बड़े धड़ल्ले के साथ और ये कहना कि ये तो मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, जिसने लीक की, जिसने ये टेप की, उनको हिसाब देना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप अगर एहतसाब शुरू करती हैं या किसी को क्रिटिसाइज करना है तो पहले अपना एहतसाब होना चाहिए। तो पहले हम सहाफ़ियों की बात कर ले, मरियम की बात पे हम बाद में आते हैं। जब सहाफ़ी जो हैं किसी के लिए काम करना शुरू कर देंगे, चूंकि सहाफ़ी का मनसब नहीं है कि किसी के लिए आप लॉबिंग करें, किसी के लिए आप प्रोपेगेंडा मशीन या किसी का माउथ पीस बने। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फिर इस तरह होता है। एक सहाफ़ी का मनसब नहीं है, सहाफ़ी का काम है खबर देना, तज्ज़िया करना, और वो भी अनबायस्ड होके आप कोशिश करें तज्ज़ियात या रिपोर्टिंग। लेकिन जब आप किसी के साथ रवाबत में आ जाएंगे तो फिर आप सहाफ़ी नहीं रहते, आप जो हैं वो लॉबिस्ट बन जाते हैं। तो चूंकि अब मरियम नवाज साहबा जिन सहाफ़ियों की तरफ इशारा कर रही हैं उनके नाम भी आ ही जाएंगे कुछ अरसे बाद, वो सारे लोगों के जिन्हें ये प्रेशराइज करते रहे और वो प्रेशराइज होते रहे। सर नाम ले लिया है ना, मरियम नवाज साहिबा ने नाम भी लिया है जिनको टोकरियां भिजवाती रही हैं। ये अभी पूरी लिस्ट नहीं है ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात सब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा कसूर मैं उन सहाफियों का समझता हूँ जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के माउथ पीसेस बन जाते हैं, और जब वो माउथ पीसेस बन रहे होते हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है मुबशिर बुखारी साहब। लेकिन मियां साहब मैं अगर आपकी तरफ आऊं तो ये मरियम नवाज ने जो आज हमने देखा कि ना सिर्फ तस्लीम किया कि ये ऑडियो मेरी है, बल्कि जब उनसे सवाल हुआ कि ये इतने इंतहाई नाजेबा अल्फाज जो हैं वो इतने सीनियर साफियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जो उस वक्त के वज़ीर इत्तलात थे उनकी जानिब से परवेज रशीद साहब ने जिस तरह से बात की, तो उन्होंने कहा मेरा फोन टेप करने पर पहले मुझसे माजरत की जाए। तो सर कैसे देखते हैं आप इस रवैये को, जिस तरीके से साफियों की तजलील की गई मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू में जो चीज सामने आई, वाकई आपको लगता है उनसे माजरत करनी चाहिए? ये क्या रुझान है, माशरे की अखलाकियात का बेड़ा ही गर्क हो गया है हमारा। ना कोई अखलाकियात रही, ना कोई उसूल ज़ाब्ते रहे। जिसका जो जी चाहता है वो उसी तरीके से हासिल करना चाहता है, मैनेज करने का दौर है। यहाँ खरीदो फरोखो जो है वो सरेआम शुरू हो गई है। लेकिन जो जैसी लीडरशिप होती है ना, वो उसको रोल मॉडल होना चाहिए, तो उसको हर किस्म की बुराइयों से पाक होना चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो यहाँ हमारी लीडरशिप जो है वो सिखाती है झूठ बोलो, गलत बयानी करके अपना मकसद हासिल करो, और जिस तरीके से भी होता है मैनेज करके अपने मुफादात जो है वो हासिल किए जाए। तो देखिए ये तो सीधा सीधा जो है, अगर किसी मौजूदा माशरे में ऐसा होता ना, ऐसा किया होता कि जर्नलिस्टों को मैनेज किया होता या इस तरीके की गुफ्तगू की होती किसी लीडरशिप ने, तो वो सारी उम्र सियासत से जो है आउट हो जाता। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ इसको जो है वो समझा जाता है ये तो बहुत शरूर है जी, ये तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर लेते हैं चीजें, क्रेडिट लेते हैं। माशरे में उसकी जो बोलती तस्वीर है, मैं इसके हाथ में नहीं हूँ कि ये पेश नहीं होनी चाहिए थी, और ये पर्सनल मामला किसी भी दो अपराध के दरमियान जो है उसको टेप करने जुर्म है। लेकिन इसके साथ क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम जो है वो इस किस्म की। लेकिन मियां साहब
ये फिर दोहरा मयार नहीं होना चाहिए ना। हमने देखा कि पिछले दिनों ये दोहरा मयार फिर नहीं होना चाहिए ना। अगर ठीक है टेप करना एक जुर्म है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब जस्टिस साकिब निसार साहब की जो है वो अब तो मार्क होना चाहिए। ये हाँ। नहीं है जो आप जो शूट करता है वो दुरुस्त है, जो शूट नहीं करता वो उस पे जो है तनकीद शुरू कर दी जाए। क्योंकि अब देखें ना पिछले दिनों साकिब निसार साहब की एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, उस पर इन्होंने पूरा एक वावेला मचाया था। मुबैना बाद में पता चला वो फेक थी। उस पर इन्होंने अदालत हम लेकर जाएंगे। फिर आपको याद होगा आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की भी पीटीपी हमले के हवाले से एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी। उस पर इन्होंने कितने दिन जो है वो वावेला मचाए रखा। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना कि अपने हक में जो है वो ठीक है और जो अपने खिलाफ हो। ये है कि ये माशरा ब्लैकमेलरों का माशरा बन गया है और इसमें जो है वो हर तरह से जो भी उसके लिए बिगड़ बंदे मारने पड़े, बिगड़ किसी को जो है वो उसकी न्यूड तस्वीरें बना के उसको ब्लैकमेल किया गया। तो ये यहाँ जो है ना लोगों की कमजोरियां ढूंढी जाती हैं, फिर उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसमें ये यहाँ का तो बाबा आदम ही मुराना क्या क्या रोना नहीं। देखिए ये कैसी पार्टी और अपने आप को डेमोक्रेसी के मुताबिक चलाना चाहती है और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन है। लेकिन हाल इनका ये है कि ये तमाम सियासी जमातें अवाम की जानब देखने की बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि हमसे फार्मूले मांगे जा रहे हैं। भाई आप कौन होते हैं फार्मूले देने वाले? आप आवाम को फार्मूले दें, आप उधर किस तरफ देख रहे हैं? हुकूमत भी मियां साहब हुकूमत भी पीछे नहीं है ना। काबिल कबूल हो गए और इसी तरह से तरीके इंसाफ कहती है जी कि हमारी सिट है, आप उधर ना करें। तो सारी सियासी जमातें ये उस तरफ से देखते हैं। इनका तो ईमान है कि जी जब तक वहां से हमें जो है ऐसी बात नहीं मिलेगी हम कामयाब नहीं हो सकते। आवाम को तो ये किसी खाते में नहीं लिखते, बिल्कुल आवाम को तो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब एक दौर का धंधा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब वैसे आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आ गया आज राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने सवाल किया जो इंतहाई नाजेबा, जो कि मैं ज़ाहिर अदा नहीं कर सकती, जो परवेज़ रशीद साहब ने साफ़ियों के हवाले से कहा। उन्होंने कहा ये तो पंजाब, आपने सुना होगा गालिबन उनकी गुफ्तगू, उन्होंने कहा ये पंजाबी का मुहावरा है। तो ये पंजाबी का मुहावरा था जो परवेज़ रशीद साहब ने बात की थी? देखिए परवेज रशीद साहब जो हैं वो हमारे मैं माजरत के साथ अर्ज करूं हमारे इंतहाई सुलझे हुए सियासतदानों में से एक हैं। जब उनकी तरफ से इस तरह की गुफ्तगू आ जाएगी तो फिर इस कौम के अखलाकियात का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन आप अगर गौर कीजिए तो ये मामला सिर्फ इन तक ही महदूद नहीं है। यही गुफ्तगू हम जो हैं वो हुकूमती जो तर्जुमान है उनकी जानिब से सुनते हैं। यही कंटेनर से यही गुफ्तगू हमने कंटेनर से इमरान खान साहब की 126 दिन के धरनों में सुनी। बुनियादी तौर पे लीडरशिप का जो है एक बहुत बड़ा फर्ज है। अगर आप क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ें तो उसमें लीडरशिप का एक फर्ज ये होता है कि वो कौम को एजुकेट करती है, वो कौम को अवेयरनेस देती है और वो कौम की करैक्टर बिल्डिंग भी करती है। अनफॉर्चुनेटली इन तीनों में से कोई भी काम नहीं हमारी लीडरशिप एक लंबे अरसे से कर रही, सिवाय इसके कि अपने फायदे के नैरेटिव दे देते हैं, अपने आप को फरिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरे को गाली निकालते हैं। अच्छा मैं दोबारा आऊंगा मीडिया पे। हमारा मीडिया अगर एक सहाफी को देखिए, आप भी सेंटिमेंटल हो रही हैं, यकीनी तौर पे मैं भी सेंटिमेंटल हो रहा हूँगा, लेकिन अगर हम अपनी तरफ देखें तो हम में से ही बहुत से लोग, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि माउथ पीसेस बन जाते हैं जब इन लोगों के, या मुलाजिम बन जाएंगे तो मुलाजिमीन को तो हमारे कल्चर में झिड़कियां भी पड़ती हैं, गालियां भी पड़ती हैं, जो कि बड़ी बदतहजीबी है। मैं उसका भी कायल नहीं हूं, क्योंकि आप अगर इंसानी अखलाकियात की बात करें तो आप मुलाजमीन से भी गालम गलोच नहीं कर सकते और ना ही आपको साफियों को भी आप कह रहे हैं अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जी, दूसरा अहम पॉइंट कि हम में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े जय्यद सहाफियान जो हैं वो टीवी स्क्रीनों पे बैठ के जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या किसी मुअज़्ज़ज़ मुंतखब नुमाइंदे को भी गालियां निकाल रहे होंगे तो ताली तो एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। ये सारा कुछ बता रहा है कि मुआशरा हमारा अखलाकी पस्ती की तरफ गामजन है
और इसको संभालने के लिए भी मीडिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आज आप सोनिया, एक आखिरी फिक्रा ये कि आज आप मुझे ये बताइए कि मीडिया शेरो अदब के या अदब के कितने प्रोग्राम नशर कर रहा है? कोई नहीं, जीरो। तो फिर यही होगा जो हो रहा है, क्योंकि ये लीडरान भी इसी मुआशरे से निकलते। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं। बल्कि डीजीआईएसपीआर से जब बार बार डील और इस तरह की खबरों की सवाल किया जा रहा है तो उन्हें कहा बहुत सारे और मौजूआत हैं, सेहत है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे मईशत है, अवामी मसाइल हैं, उन पर आप बात करें, उस हवाले से टॉक शोज के अंदर डिस्कस करें। ये तो अवाम के मुफाद की बातें ही नहीं है कि उसने डील कर दी, अपोजिशन ने ये कह दिया, हुकूमत ने ये कह दिया। अवाम इस वक्त बड़े गंभीर मसाइल में, अगर अवाम के अंदर ये लोग जाएं तो इनको सही मानों में समझ आए कि अवाम की परेशानियां क्या हैं। अच्छा मियां साहब, आज मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये कहा गया, दो टोक ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ जब खुद को महफूज समझेंगे तो वापस आएंगे। तो आपको लगता है ये अब वापसी की तमाम जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं? हालांकि हमने देखा तवातुर के साथ एक बयानिया बनाया गया था। मरियम नवाज ठीक कहती है, नवाज शरीफ जब मुलाजा सुनेंगे भाई, जब उनकी डील होगी वो आएंगे। वो एक डील के पास गए थे, जब उनकी दोबारा डील होगी, गो एड मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो वो वापस नहीं आएंगे। आज तक वो यहाँ बैठे हैं ना, दोबारा से बीमार हो जाएंगे। हाँ, यहाँ से उनको यकीनदानी करवाई जाएगी कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप वापस आ जाए, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। वरना वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है वापस आने की? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ताकत है। अच्छा मियां साहब, कोई डील आपको लगता है कि दी जा सकती है नवाज शरीफ साहब को? डील दी जा सकती है? जो जिस तरह की बातें की गई गुजरांवाला के जलसे में, फिर कोयटा के जलसे में, जिस तरह से नाम लेकर इदारों को मिलान किया गया, इदारों के जो सिटिंग आर्मी चीफ थे, DGISI थे, बराह रास्त नाम लेकर, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ डील किसी सतह पर हो सकती है? क्योंकि वो कहते हैं सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, या फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया? बाकी सियासत में भी होता है ना, ये कोई चीज हरफे आखिर में होती है, और खास करके पाकिस्तान की सियासत में तो हर चीज मुमकिन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इतने भारी पत्थर जो है ना वो अपने दरवाजों के आगे रख लिए हैं। उन्होंने जो है ना कुछ चीजें छोड़ी नहीं, उन्होंने अपने आप को, अपने रास्ते जो है ना वो बंद कर लिए। अलबत्ता मियां शहबाज शरीफ की आज तक कोशिश जारी है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रास्ता जो है ना वो खोला जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो है ना वो इतना कुछ कहा जा चुका है और इतना मुलायम किया गया है, इसके बाद मुमकिन नहीं रहा कि ये जो है ना इतनी आसानी के साथ डील हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में मियां नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को इंगेज रखने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो है जो अभी तक किसी को गो हेड नहीं मिला कि किसी के साथ कोई दादा वरीद किया गया है कि जी क्योंकि आप हमें ज्यादा पसंद है और आप हमें ना पसंद है। ये अच्छा। इलेक्शन मेरे को 1.5 साल का अर्सा पड़ा हुआ है। ये अगले जून आएगा, उसके बाद फिर जो है फॉर्मेशन शुरू होगी, किसके साथ किसको मिलाना है, कौन सा इत्तेहाद बनना है, कौन सी सियासी पार्टी ने किसके साथ जाना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, आइंदा की सूरत हाल क्या होगी। उसमें फिर जो है बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी असरअंदाज होती हैं। हमें जो है वो लोगों के साथ आलमी सतह पर जो है वो राब्ते रखने हैं, तो किसके मुल्क के साथ हमारी डील किस किस्म की होगी, वो भी फिर असरअंदाज होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी पसंद की हुकूमतें आई। सही। पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ के तकर्र जो है वो बहुत अहम मामला है, क्योंकि अगले इलेक्शन से कबल जो है आर्मी चीफ चेंज हो जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी, हाँ जी सही, ठीक है। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, जरा अवामी मसाइल पर आ जाएं। आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक तो ये एतराफ़ किया गया कि सबसे बड़ी नाकामी इस हुकूमत की ये एहतसाब का ना होना है। साथ में उनकी जानिब से KP इलेक्शन के हवाले से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई कि हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बड़ा डैमेज हमें उठाना पड़ा जो रिज़ल्ट आए KP के जो नताइज थे। तो सर अवामी मुश्किलात आपको लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ गवर्नमेंट के लिए बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि कहते हैं कि
अपोजिशन के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं होता, हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। अब हुकूमत कहती है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, ग्राउंड पर हम देखें तो सूरत-ए-हाल बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, महंगाई से हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है। तो ये कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, तो ये कर पाएगी गवर्नमेंट? जी, मुझे नहीं लगता। एक बात तो ये कि जिस गवर्नमेंट को अभी तक ये रियलाइज़ेशन ही नहीं हो सकी कि अवाम के लिए मामलात जो हैं वो वाक़ई में मुश्किल हो चुके हैं। जिस जिस गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है कि महँगाई वाक़ई पाकिस्तान में नाक़ाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है और जब महँगाई को एक एक रूटीन ज़ाहिर करने के लिए तरह-तरह के किस्से घड़े जाते हैं या बताए जाते हैं, जी मरी में 1 लाख गाड़ियाँ एंटर हो चुकी हैं, ये देखें ये महँगाई थोड़ी है, गुर्बत थोड़ी है। तो जब इस तरह की जस्टिफिकेशन दी जाए, जब अपना वक़्त हो, तो वही मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हों कि जनाब इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर ₹50 पर लीटर पे उड़ता है और उसके बाद वो लोगों के बारे में ये फरमा रहे हों कि उनकी समझ-बूझ इतनी छोटी-सी है कि वो इस तरह के बयानात दागते हैं। दूसरे लीडर्स के बारे में वही मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं। तो फिर क्या कहा जाए? अब पूरी दुनिया बल्कि ग्राउंड पे ठीक है, कहीं पे टिकटों की तक़सीम गलत हुई होगी केपी में, लेकिन असल फैक्टर तो आपकी परफ़ॉर्मेंस है, महँगाई है जो जिसको अभी तक एक्सेप्ट करने को एक्सेप्टेंस नहीं है उसके लिए, इस फैक्ट को के लिए खान साहब के पास। उन्होंने अपने ठीक है, बहरहाल आप कह रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हुकूमत के लिए जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और ख़ासकर आवाम को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है आगे इलेक्शन में अगर कामयाब होना है तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब, मियां हबीब साहब, आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।